नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों को दी सौगात, 10 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आदर्श जिले के तौर पर विकसित हो रहा चंपावत प्रदेश के लिए बनेगा मॉडल। दायित्व बंटवारे से पहले ही भाजपा ने की विभीषणों की लिस्ट तैयार, प्रदेश प्रभारी का बयान। पार्टी विरोधी काम करने वाले भीतर घातियों को नहीं मिलेगा दायित्व। भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान, सक्रिय राजनीति से संन्यास का किया ऐलान, मगर राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे खड़े। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को देनी होगी पहले पहाड़ों में सेवा, बॉन्ड तोड़ने पर डॉक्टर्स पर करोड़ों का हर्जाना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अपनी विधानसभा चंपावत दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रवासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट में 48 करोड़ से अधिक की 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाए जाने के संबंध में अधिकारियों के साथ मंथन भी किया। सीएम धामी ने आदर्श जिला बनाए जाने की दिशा में अधिकारियों से कई अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श जिले के तौर पर विकसित हो रहा चंपावत प्रदेश के लिए एक मॉडल होगा। वहीं चंपावत के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान से जुड़े कई मॉडल बनाए हुए थे। छात्रों ने मुख्यमंत्री को मॉडल से जुड़ी जानकारी दी। सीएम ने छात्रों की हौसला अफजाई की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के जीआईसी चौक पर स्थानीय युवाओं द्वारा नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के समर्थन में आयोजित अभिनंदन और आभार रैली में हिस्सा लिया, जहां स्थानीय युवाओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद एक जनसभा को सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो सरकार है और केंद्र द्वारा सरकार जो क्षेत्र के विकास में कार्य कर रही है वो राज्य के हित में है, और विकास योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र के लिए आगामी विकास योजनाओं की रूपरेखा को भी जनता के सामने रखा। संभागीय निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी, और इसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम हो गया। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बूथ सशक्तिकरण अभियान की प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत प्रदेश भर के शक्ति केंद्रों से 152 सदस्य हिस्सा लेने पहुंचे, और इस बैठक में आगामी चुनाव पर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बूथ को मजबूत करने के लिए कुछ खास टिप्स दिए गए। साथ ही पार्टी ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए। 10 मार्च तक शक्ति केंद्रों का गठन किया जाएगा। 20 मार्च तक पन्ना प्रमुख और पन्ना टोलियों का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 20 मार्च तक बजट पर राष्ट्रपति के भाषण को शक्ति केंद्रों में सुने जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को खास बनाया जाएगा। एक तो 1 मार्च से 10 मार्च तक जो हमारा मंडल गठित हो चुका है, शक्ति केंद्र तक का गठन लोग करेंगे। शक्ति केंद्र साथ हमारे 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, तो शक्ति का संयोजक हम उसमें तय करेंगे, और मंडल का जो पदाधिकारी है वो शक्ति का प्रभारी के रूप में रहेगा। तो ये गठन हमारा 10 मार्च तक कंप्लीट होगा। इसके बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली, पन्ने से हमारा ऐसा मतदाता सूची का पन्ने से है। एक पन्ने में 30 वोट होते हैं, हर पन्ने का हमारा एक कार्यकर्ता प्रमुख बनता है, और उसी 30 पन्ने में से हम 2 कार्यकर्ता
हम लोग जो है उसके टोली के सदस्य बनाएंगे, तो पन्ना टोली तक का गठन भी हमारा ये हम 20 मार्च तक अपना कंप्लीट करेंगे। भाजपा में दायित्व बंटवारे की प्रक्रिया तेज हो चली है। कार्यकर्ता जहां दायित्व मिलने की आस लगाए बैठे हैं, तो उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक बयान दिया, जिसने कई नेताओं की दायित्व मिलने की जो उम्मीद है उस पर पानी फेरने का काम किया है। प्रदेश प्रभारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें कई नेताओं को मायूसी हाथ जरूर लगेगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड भाजपा में दायित्व बंटवारे को लेकर धामी सरकार में प्रक्रिया चल रही है। आयोग, निगमों, परिषदों, समितियों में करीब 150 पदों के साथ ही मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 86 पद खाली है, जिनकी अंदर खाने नामों की लिस्ट भी तैयार हो रही है। बस घोषणा किसी भी वक्त नामों पर अंतिम मोहर लगने के साथ ही हो सकती है, जिसे लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि लंबे वक्त से भाजपा कार्यकर्ता और नेता दायित्व को लेकर लॉबिंग में लगे हुए थे। ऐसे में अब समय नजदीक आते ही कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब उन कार्यकर्ता और नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती है जो पार्टी विरोधी काम चुनाव के समय करते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है। दरअसल प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दायित्व बंटवारे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में रहकर जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है, उन भीतर घातियों को दायित्व नहीं मिलेगा। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं, इसमें किसने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से जहां कुछ कार्यकर्ता और नेताओं को मायूसी जरूर मिल गई होगी, तो वहीं उनके इस बयान से पार्टी भी सहमत नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी यही कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने निष्ठा के साथ कार्य किया है, उन नेता और कार्यकर्ताओं को ही दायित्व सौंपे जाएंगे। नामों पर चर्चा हो रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिस्ट भी सौंप दी जाएगी। पार्टी विरोधी काम का समय तो बीजेपी का तो दायित्व मिलता है। पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, उसका सब डिस्कशन होगा और काफी चर्चा हो चुका है। माननीय प्रभारी से हमारी बैठक होने वाली है, उसके बाद माननीय के साथ बैठेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे। इस बयान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने उन विभीषणों की पहचान कर ली है, जिन्होंने चुनाव के वक्त भी पार्टी विरोधी काम कर साजिशें रचने का काम किया था। हालांकि उनकी साजिशें नाकाम रही और अब देखना ये होगा कि पार्टी किस नेता और कार्यकर्ता पर भरोसा जताती है और किस पर नहीं, क्योंकि इस नींव को मजबूत करके ही भाजपा लोकसभा चुनाव में जीत के सपने देख रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हैं और किसी भी पार्टी से उनका कोई नाता नहीं है। भगत दा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा जाने का अवसर मिला है। 3 साल तक राज्यपाल की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, मगर अब पद से इस्तीफा लेने के बाद वो राजनीति जीवन से दूर हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी पार्टी काम करेगी, उसके साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, मैं अब ये जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने अवसर दिए हैं, तो दूसरे की बात तो सपने में कोई नहीं सोच सकता। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बॉन्ड तोड़कर दूसरी जगह जाने पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को डॉक्टर्स बनने के बाद अपनी पहली सेवा पहाड़ों पर देनी होगी। ऐसा न करने वाले छात्रों को करोड़ों का हर्जाना देना होगा। बॉन्ड तोड़ने पर पीजी के छात्रों से 2.5 करोड़ रुपए और यूजी के छात्रों से 1 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले छात्र अपने बॉन्ड की रकम को अदा कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करते थे। जितने भी बॉन्ड धारक हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर हैं या एमडी के डॉक्टर हैं, वो एडमिशन के बाद जो है बॉन्ड तोड़ देते थे। अब हमने ये कर दिया है कि जो भी डॉक्टर पीजी करने के बाद अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो उसको 2.5 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेगा।
अगर यूजी करने के बाद वो बॉन्ड को तोड़ता है तो उसको 1 करोड़ रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब हमने बहुत सख्त नियम उसमें बना देंगे और मैं कह सकता हूँ कि अब कोई भी डॉक्टर बॉन्ड वाला जो है वो बहुत जल्दी इसको जो है तोड़ नहीं पाएंगे और वो इसी सत्र से लागू करना। उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते से कोविड-19 का एक भी सक्रिय केस सामने नहीं आया, जिसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रति प्रदेशवासियों की सतर्कता और विभागीय अधिकारियों के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में कोविड-19 का एक भी सक्रिय केस ना हो, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतनी आवश्यक जरूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पर लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पर लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। पौड़ी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने PWD हाउस में नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कॉर्बेट नेशनल पार्क का धनगढ़ी पुल का मुद्दा भी काफी अहम रहा, जिस पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और जांच के लिए कमेटी बनाई गई। क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी सांसद तीरथ सिंह रावत ने चर्चा की। आज सभी नोडल अधिकारी मैंने बुलाए थे और एक एक विभाग से उनके कार्यों के बारे में बातचीत हुई। मुख्यतः था इसमें धनखड़ी जो ये पुल है तो दोनों पुलों के बारे में और उसको समयबद्धता और समय के हिसाब से उसको ठीक करना, पूरा करना। लेकिन वहाँ एक विषय जो डायरेक्टर थे आपके ये कॉर्बेट के और NH के भी एक्शन की ज्वाइंट कमेटी हमने कहा है, उसमें SDM भी होगा और तीनों चारों लोग होंगे। इसमें आपत्ति कुछ नहीं है, केवल जो गाइडलाइंस जिनके बेसिस पर अनुमति प्राप्त हुई थी इस पुल के निर्माण की भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस है उसके अनुपालन की हमने बात कही है और आज इसकी समीक्षा बैठक में भी यही सहमति बनी है कि इसमें जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इस साल 27 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल जोशीमठ में आई आपदा के जद में बद्रीनाथ हाईवे भी आ गया है। बद्रीनाथ हाईवे के मौजूदा हालात से वाकिफ प्रशासन एहतियात के तौर पर सभी कदम उठाता नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि इस वक्त यात्रा कराने के लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, यानी कि इस रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से यात्रा को कराया जाए। ऐसे में ग्राउंड पर BRO की टीम जो है वो उपकरणों के साथ तैनात रहेगी। सड़क पर किसी भी तरह का चौड़ीकरण का काम नहीं किया जाएगा। हेलंग बाईपास का निर्माण कार्य भी बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट, BRO, नेशनल हाईवे, मॉर्थ सारे के प्रतिनिधि आए थे और उसमें चारधाम यात्रा विस्तृत चर्चा हुई और चूँकि टूरिज्म विभाग कोऑर्डिनेट करता है तो बाकी कार्य तो चारधाम से संबंधित वही होने, लेकिन रोड से संबंधित और आपदा की स्थिति जो बनी हुई उसके संबंधित आपदा प्रबंधन विभाग ने अपना पक्ष बताया कि क्या स्थिति है, अवगत कराया बैठक में। इसमें ये अंत में निर्णय हुआ कि जो हेलंग से, चूँकि हेलंग बाईपास अभी जो बन रहा है उसमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होनी है जो कि जल्दी नहीं हो सकती है, तो जो अभी रूट है, जो भी एग्जिस्टिंग रोड है उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश हुआ कि अभी कोई पहाड़ की तरफ कटान ना करें, उस रोड पे जो है उसको ठीक कर दें। केंद्र सरकार ने एक बार फिर उत्तराखंड में G20 सम्मेलन होने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक G20 की बैठक 26, 27 और 28 मार्च को रामनगर के रिजॉर्ट में होगी। हालांकि अभी जगह को चिन्हित नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तैयारी शुरू होगी। अभी तो इसका कल ही हमें ये लेटर प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए अभी जो है स्थल का चयन किया जाएगा जो उचित होगा और उसके पश्चात जो है फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही स्थल का चयन होगा वो हम आपको बता देंगे। वो ये भी जो लेटर प्राप्त हुआ उसमें तो 26 से 28 मार्च है, तो अभी उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है।
तो जैसी उस स्थल का भी सब लोग डीएम साहब हम लोग सब मिलकर उसको चयन करेंगे, तो जैसी चयन होगा वो हम मीडिया को बताएंगे। किसान सम्मान निधि के 4 साल पूरे होने पर लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के उत्थान के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। प्रदेश की सरकार भी किसानों के हित में काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के उत्थान के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए किसान सम्मान निधि शुरू की थी। उसके आज 4 वर्ष पूरे हो गए। उस पर यह आयोजन किया गया है। भारी संख्या में किसान यहाँ पर हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि जो माननीय मोदी जी ने शुरू की है, उसी के तहत पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये हमारी सरकार भी देगी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले की। पुलिस ने अब अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपी पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि किसी खास केस में आरोपी की मर्जी के बिना भी नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की जा सकती है। इसके लिए पुलिस ने पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 5 मई को होगी। पुलिस ने बताया कि आतंकी अजमल कसाब के अलावा दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर के हत्यारोपी के केस में भी कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। अंकिता को इससे न्याय मिलने की उम्मीद है। लोअर कोर्ट ने तो परमिशन दे दिया था एक को नार्को करने का, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया है। उसको अपील में हम रिप्लाई 2 दिन पहले तैयार कर लिया है कि रिक्वेस्टिंग की हमें नार्को करना चाहिए। हमारी जो कई सुप्रीम कोर्ट का एर्लियर जजमेंट्स है, अब उसे कोर्ट करा है कि वो इस पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम इनको नार्को करना है ताकि पूरा सच्चाई सामने। परिवहन विभाग का करोड़ों रुपए का रोड टैक्स से दबाए बैठे वाहन संचालकों के खिलाफ विभागीय अफसरों ने अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अब तक रोड टैक्स नहीं जमा करने वाले 299 गाड़ियों का चालान किया गया है। साथ ही 73 वाहनों को सीज भी किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि सीज गाड़ियों का अगर वक्त रहते टैक्स नहीं जमा कराया गया तो विभाग नीलामी की कार्रवाई करेगा। बकाया वसूली पे हमारे विभाग का बहुत ज़्यादा फोकस है। पहले भी हमारा रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक ढंग से और एक प्लान वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नोटिस देना शुरू किया है। नोटिस के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता है, लोग अपने टैक्स को जमा नहीं करते हैं, तो हम आरसी जारी करेंगे। और सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है कि हम लोग इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। मार्ग पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी भी चेकिंग करते हैं। अगर उनमें टैक्स की बकाया है तो उसको हम चालान भी करते हैं और गाड़ी को सीज भी कर रहे हैं। और सीज जो व्हीकल हैं, अगर उनके मालिक उनके टैक्स सही टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो उनको हम नीलाम भी करेंगे। हल्द्वानी में अवैध शराब के खिलाफ काट गोदाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 62 पेटियों में 1202 अवैध शराब बरामद की। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि डाक पार्सल की गाड़ी से तस्करी की जा रही थी। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो पंजाब से अवैध शराब लाकर पहाड़ों पर सप्लाई करता था। ये राजेश झज्जर का रहने वाला है, हरियाणा का। ये पंजाब से शराब लेकर के आ रहा था। इसमें डाक पार्सल की गाड़ी इसने पेंट की थी। जब पुलिस द्वारा इससे पूछताछ की गई खेड़ा चौराहे पे, तो वहाँ पे इसके द्वारा कोई कागज़ नहीं दिखाए गए। पुलिस ने पूरी गाड़ी की तलाशी ली। इसमें 1202 बोतलें शराब की निकल के पुलिस को बरामद हुई है। इससे गहनता से पूछताछ चल रही है कि ये पहाड़ में किसको सप्लाई करने जा रहा था और पंजाब में ये कहाँ से लाया था। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारी टीम द्वारा जो ये अच्छा कार्य किया गया, इसके लिए 5000 रुपये इनाम की मेरी तरफ से घोषणा की गई है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में 20 फरवरी को पटाखों के गोदाम में हुए हादसे में अपनों को खो बैठे लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में महज मुकदमा दर्ज किया। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पीड़ित परिवार को सांत्वना देते नजर आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा को हत्या हुए 4 दिन हो चुके हैं और पुलिस ने अब तक के कोई कार्रवाई नहीं की है और उनके खिलाफ मुकदमा भी हो चुका है और एक भी अब तक के गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ये चाहता हूँ कि उनमें से एक ना एक 2 जितने भी हैं वो सब गिरफ्तार हुए और मेरे बच्चों को मेरे इंसाफ मिले।
देहरादून में एसटीएफ ने वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सैकड़ों वाहनों के इंश्योरेंस पॉलिसी को भी बरामद किया है। बता दें कि आरोपी चौपहिया वाहनों को दोपहिया वाहन दिखाकर इंश्योरेंस पॉलिसी में हेराफेरी का काम करते थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों को दी सौगात, 10 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आदर्श जिले के तौर पर विकसित हो रहा चंपावत प्रदेश के लिए बनेगा मॉडल। दायित्व बंटवारे से पहले ही भाजपा ने की विभीषणों की लिस्ट तैयार, प्रदेश प्रभारी का बयान। पार्टी विरोधी काम करने वाले भीतर घातियों को नहीं मिलेगा दायित्व। भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान, सक्रिय राजनीति से संन्यास का किया ऐलान। मगर राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे खड़े। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को देनी होगी पहले पहाड़ों में सेवा, बॉन्ड तोड़ने पर डॉक्टर्स पर करोड़ों का हर्जाना।